नमस्कार दोस्तों। एबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं डॉक्टर राकेश भाटिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे इस प्लेटफॉर्म द्वारा सीईटी की विशेष कक्षाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें मेरे द्वारा आपको इतिहास विषय पढ़ाया जा रहा है। जिसमें सबसे पहले मैं आपको राजस्थान का इतिहास पढ़ा रहा हूं, जिसमें मेरे द्वारा राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं का जो टॉपिक है वो पूरा कर दिया गया है। अब उसी क्रम में नियमित रूप से कक्षाएं चलती रहें, इसके लिए हमने कला और संस्कृति का पोर्शन प्रारंभ किया है, जिसमें मेरे द्वारा आज आपको राजस्थान के दुर्ग पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पे चर्चा करें कि राजस्थान के दुर्गों की चर्चा करेंगे, जिसमें मेरे द्वारा ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि दुर्ग में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्यों दुर्ग फेमस हैं, एग्जाम्स में इनका क्यों महत्व है, इन सब पे मेरे द्वारा चर्चा की जाएगी। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं जितनी भी दुर्ग के बारे में आपसे से चर्चा करूं, उसको मैं हर दुर्ग के हर गहरी से गहरी बात तक जाऊं, जिसमें मैं आपको एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि दुर्गों का महत्व क्या है। तो प्राचीन काल से ही दुर्गों का महत्व चलता आ रहा है, जिसमें सबसे पहले प्राचीन काल में देखा गया कि जो भी राजा महाराजा हुए हैं, उनके द्वारा अपनी दूसरे अपने रहन सहन के लिए या दुश्मन राष्ट्रों से रक्षा के लिए दुर्गों का निर्माण करवाया जाता था। ठीक है, पर जब से राजस्थान भारत का इसके इतिहास प्रारंभ हुआ है, तो उसमें भी सबसे पहले जैसे मनु ने, कौटिल्य ने, शुक्र ने, इन्होंने भी दुर्ग की चर्चा की है। ठीक है, तो इन्होंने भी दुर्गों के प्रकार बताए हैं, अलग अलग प्रकार बताए हैं, जिनमें से मुख्यतः जैसे किसी ने गिरि दुर्ग की चर्चा की है, किसी ने जल दुर्ग की चर्चा की है, किसी ने स्थल दुर्ग की चर्चा की है, किसी ने एरन दुर्ग बताया है, और किसी ने पारिक दुर्ग बताया है, किसी ने वन दुर्ग बताया है। ऐसे कई दुर्ग बताए हैं, जिनका अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार विशेष महत्व है। ये सारे दुर्गों के का होना जरूरी है। एक राजा के लिए अपने राज्य में एक दुर्ग का निर्माण करवाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो मैंने दुर्गों के प्रकार बताए हैं, इनमें से हम देखेंगे कि राजस्थान में कौन कौन से दुर्ग पाए जाते हैं इस टाइप के। ठीक है, क्योंकि बहुत से एग्जाम्स में सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दुर्ग का नाम देके कि ये कौन सा दुर्ग है या किस प्रकार का दुर्ग है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम जब जैसे दुर्ग का ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो उसमें सबसे पहले तो अपन ये पढ़ेंगे कि दुर्ग के प्रकार कौन से हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया, गिरि दुर्ग हो गया, स्थल दुर्ग हो गया, जल दुर्ग हो गया, वन दुर्ग हो गया, एरण दुर्ग हो गया, पारिक दुर्ग हो गया, ऐसे ऐसे दुर्ग हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन इनके बारे में चर्चा कर लेंगे। मैं इनके बारे में आपको ये बता दूंगा कि ये कौन कौन से दुर्ग हैं। ठीक है, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, या फिर कैसे आप पहचान सकते हो कि ये कौन सा दुर्ग है, ऐसे अपन पहचान सकते हैं ना। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बार ये बता दूं, ठीक है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं दुर्ग के। तो देखिए, अपना टॉपिक है राजस्थान के दुर्ग। ये तो आज का अपना टॉपिक है, जिसमें सबसे पहले अपन चर्चा कर रहे हैं कि दुर्ग के प्रकार कौन कौन से हैं। दुर्ग के प्रकार, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत से एग्जाम्स में पूछ रहे हैं कि ये कौन सा टाइप का दुर्ग है, ये बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी मैं बता रहा था, आपकी प्राचीनता की बात करें तो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि जैसे मनु ने, कौटिल्य ने, शुक्र ने, इत्यादि जो प्राचीन विचारक हुए हैं, इन्होंने अपने सिद्धांतों में दुर्ग के महत्व को बताया है। ठीक है, और इन्होंने अलग अलग टाइप बता दिए, तो जिनमें से कुछ प्रकार मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। जैसे पहला गिरि दुर्ग। ठीक है, गिरि दुर्ग या पर्वत दुर्ग। पहला तो अपना गिरि दुर्ग या पर्वत दुर्ग, तो सिंपल से जैसे आपके लिखते ही समझ में आ गया होगा कि किसकी बात कर रहे हैं, है ना। कि जो पर्वत पे स्थित हो या फिर गिरि पे या पर्वत पे स्थित हो, वो गिरि दुर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अपन इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन भी देना चाहें तो बता सकते हैं। जैसे जो दुर्ग
पर्वत या गिरी पे स्थित हो, पर स्थित हो। ठीक है। जब मैंने आपको बताया कि एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ये कौन सा टाइप का दुर्ग है, तो इसके साथ मैं एक एक दो एग्जाम्पल भी लिखता रहूंगा। फिर जब जो अपन विस्तार से इस पे दुर्गों के बारे में चर्चा करेंगे, तब और मैं उसी समय भी आपको बता दूंगा कि कौन सा टाइप का दुर्ग है। ठीक है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल दूं तो जो पर्वत पे हो, सीधी सी बात है ना, तो जैसे चित्तौड़, चित्तौड़ का दुर्ग है ना। रणथंभौर का दुर्ग, एक और लिख देते हैं जैसे सिवाना का दुर्ग, सिवाना का दुर्ग। ये तो हो गया गिरिदुर्ग। उसके बाद अपन जैसे दूसरा देखें, मार्किंग कर लेते हैं। दूसरे दुर्ग की बात करें तो जैसे जल दुर्ग, जिसको औदक दुर्ग भी कहते हैं, जल दुर्ग या औदक दुर्ग, औदक या औदुक भी आ जाए कहीं लिखा हुआ, औदुक, औदुक दुर्ग। इसमें भी अपन इसकी विशेषता नाम के साथ ही पता चल रही है, जैसे जिस दुर्ग के चारों तरफ जल जल की उपस्थिति हो। ठीक है। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे डेफिनेशन इसकी, जैसे जो दुर्ग चारों तरफ से जल से घिरा हो, जल से घिरा हो, वो हो जाएगा जल दुर्ग। फिर अपन इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो इसका एग्जाम्पल बता देंगे अपन। जैसे जल दुर्ग का सबसे फेमस एग्जाम्पल है गागरोन, गागरोन का किला है ना, गागरोन का किला। उसके बाद अपन दो दुर्ग हो गए। तीसरे दुर्ग की बात करें, धानवन दुर्ग या स्थल दुर्ग, धानवन या स्थल दुर्ग। इसमें क्या बताएंगे अपन कि जो दुर्ग जमीन के समकक्ष या फिर मरुस्थल में अवस्थित है। ठीक है। धानवन यानी मरुस्थल। ठीक है। स्थल या मरुस्थल में या मिट्टी के या अपने जो समतल है उसके समकक्ष उपस्थित है, उसको अपन धानवन या स्थल दुर्ग कह देंगे। तो इसका एग्जाम्पल दें तो जैसे बीकानेर का दुर्ग, बीकानेर में जैसे जूनागढ़ या लालगढ़, दोनों देश अपना ना, लालगढ़। जैसलमेर का किला है ना, सबसे अच्छा उदाहरण है जैसलमेर का किला, है ना, जैसलमेर का या सोनार का किला जो भी, दो। ठीक है। ये हो गए अपने तीन, तीन प्रकार हो गए। उसके बाद अपन चर्चा करें जैसे चौथा, जैसे ये तो सिंपल से जैसे जल दुर्ग हो गया, स्थल दुर्ग भी हो गया और गिर दुर्ग हो गया। उसके बाद अपन बात करें कि वन दुर्ग, चौथा आ गया वन दुर्ग। वन दुर्ग में भी सिंपल सी बात है कि जो दुर्ग वनों से घिरा होता है वो वन दुर्ग हो जाता है। ठीक है। तो जो दुर्ग वनों से घिरा हो, घिरा हो, इसका अपन एग्जाम्पल दे देंगे सिवाना दुर्ग, सिवाना दुर्ग। ठीक है। एक एक दो दो एग्जाम्पल देते हैं, फिर जब अपन इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जब और बता देंगे, उस समय लिख देंगे कि भैया कौन किस टाइप का दुर्ग है, ये भी लिख देंगे उस समय। फिर अपन अगले दुर्ग की चर्चा करते हैं, तो जैसे एरण दुर्ग, एक और बता देते हैं जैसे एरण दुर्ग।
ये थोड़ा स्पेशली है, ये आपसे पूछा जाता है। बाकी जो मैंने दुर्ग बताई है तो नाम के साथ ही इनका पता चल रहा था कि इसकी क्या विशेषता रहती है। इस एरन दुर्ग की विशेषता ये है कि इसके जो रास्ता होता है, इसके तक पहुंचने का जो रास्ता होता है वो बहुत ही दुर्गम होता है। ठीक है, पथरीला, कटीला या खाइयां होती हैं। ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए कि एरन दुर्ग की क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, तो और एरन दुर्ग का जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जिसका मार्ग दुर्गम हो। ठीक है, मार्ग दुर्गम हो, जिसमें जैसे कटीली झाड़ियां, पत्थर, पत्थर, खाइयां, पत्थर, पत्थर, गहरी खाइयां, गहरी खाइयां। ठीक है, ये उसकी पहचान हो जाती है। गहरी खाइयां हो गई। ठीक है, ये अपन बता देंगे। तो जैसे जैसे बताएंगे तो इसका एग्जाम्पल देंगे तो अपन सबसे पहले एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे चित्तौड़। इसका भी एग्जाम्पल लिख देता हूँ ना। चित्तौड़ हो गया, जालौर का दुर्ग हो गया, चित्तौड़ दुर्ग है ना, चित्तौड़ का दुर्ग, जालौर का दुर्ग, ये दुर्ग हो गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ के रास्ते बहुत कठिन है, यहाँ तक पहुंचना थोड़ा सा दुश्मन के लिए, या फिर हम भी अगर घूमने जाएं तो हमारे लिए भी थोड़ा मुश्किल से होता है। ठीक है, उसके बाद अपन चर्चा करें तो जैसे ये हो गए, 5 हो गए। छठा जैसे पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग एक है ना, पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग की विशेषता ये होती है कि जिसके चारों तरफ गहरी गहरी खाइयां हो। ठीक है, जिस दुर्ग के चारों तरफ गहरी खाइयां हो, चारों तरफ गहरी खाइयां। ठीक है, खाइयां हो, ये हो गया। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल जैसे अपन दें तो जैसे भरतपुर का दुर्ग हो गया, बीकानेर का जूनागढ़ हो गया। ऐसे ये एग्जाम्पल्स दे देंगे, जैसे भरतपुर का दुर्ग और बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग है ना, बीकानेर का जूनागढ़। बीकानेर का जूनागढ़, जूनागढ़ है ना, बीकानेर में। ठीक है, इसके अलावा एक एक दुर्ग और कर देते हैं ना, जैसे पारिक हो गया, उसके बाद पारीदी दुर्ग। पारी दुर्ग है ना, अगला है पारीदी दुर्ग। ठीक है, एक और लिख देता हूं, पारिद दुर्ग। पारिद दुर्ग यानी कि जिसके चारों तरफ दीवार बनी हो, है ना, पारिद यानी दुर्ग। जिस दुर्ग के चारों तरफ, जिस दुर्ग के चारों तरफ दीवार बनी, चारों तरफ दीवार बनी हुई हो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बताएंगे तो अपन बता देंगे। इसका एग्जाम्पल जैसे बीकानेर, बीकानेर का दुर्ग। ठीक है, बीकानेर का दुर्ग बता देंगे, जैसलमेर का दुर्ग बता देंगे। दीवार तो सभी के दुर्ग बनी रहती है ना, जैसलमेर का दुर्ग बता देंगे। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो अभी तक अपन ने चर्चा की, जैसे दुर्ग के प्रकार बताए, तो जिसमें जल दुर्ग बता दिया, जिसको उदक दुर्ग भी कहा जाता है, गिरि दुर्ग या पर्वत दुर्ग बता दिया आपको। ठीक है, दानवन या स्थल दुर्ग बता दिया, वन दुर्ग बता दिया, एरन दुर्ग के बारे में बता दिया, पारिक दुर्ग के बारे में बता दिया, और
पारित दुर्ग के बारे में बता दिया, इन सब के बारे में चर्चा कर ली, इनके बारे में बता भी दिया कि क्या इनकी क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं और इनके मैंने एग्ज़ाम्पल भी बता दिए, ठीक है? उसके अलावा जब मैं आपको ये पढ़ाऊँगा विस्तारित रूप से एक-एक करके दुर्ग पढ़ाऊँगा, तो उस समय भी मैं आपको ये बताता चाहूँगा कि ये किस टाइप का दुर्ग है, ठीक है? वैसे तो आप इतने दिन से कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता ही होता है, थोड़ी-सी परिस्थिति देखते ही समझ जाओगे कि जो पहाड़ पे है या पर्वत पे है, वो गिरी दुर्ग हो जाएगा, ठीक है? जो नदियों के किनारे अवस्थित है, तो जल दुर्ग हो जाएगा, ठीक है? और जो मतलब मरुस्थल में या ये समतल भाग पे अवस्थित है, वो दानवन दुर्ग हो जाएगा, ठीक है? जो वनों से घिरा हुआ होता है, जो वन दुर्ग हो जाएगा, ठीक है? उसके अलावा भी कुछ दुर्ग होते हैं, जैसे सैन्य दुर्ग हो गया, जिसमें मतलब सैनिक ही रह रहे हों, ठीक है? इस टाइप के 1-2 और दुर्ग भी हो सकते हैं, लेकिन मोटे-मोटे अपने पास हमें इन्हीं दुर्गों का पे ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा-सा यहाँ पे विस्तार से चर्चा कर दी। इसके बाद अब आप पाएँगे अपन एक-एक करके डे बाय डे एक-एक करके अपन डे बाय डे दुर्गों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको आज चर्चा करेंगे अपन चित्तौड़ के दुर्ग के बारे में, ठीक है? चित्तौड़ का किला ना, चित्तौड़ का किला, ठीक है। थोड़ा-सा इस पे परिचय पर अपन इस पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले तो ये कौन से जिले में हो गया? चित्तौड़ के साथ ही अपने को पता चल गया है कि चित्तौड़गढ़ जिले में है, ठीक है? फिर अच्छा, पहले एक बार मैं बताऊँ आपको, जैसे कोई भी किले से संबंधित या दुर्ग से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा एग्जामिनर्स जो भी बोर्ड या अधीनस्थ बोर्ड या फिर आरपीएससी या फिर राजस्थान के कोई भी दूसरे एग्जाम्स हो रहे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास किया जाता है कि या तो किले का निर्माणकर्ता कौन है, किस नदी के किनारे है या किस जिले में है, ठीक है? ये ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? या कोई पर्वत पे या पठार पे किस पे है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ एक उसमें इमारतें होती हैं, विशेषली इमारतें होती हों या तालाबों के बारे में या मंदिरों के बारे में, इनके बारे में चर्चा की जाती है। ये थोड़े से इन पे जो भी बोर्ड होता है या आयोग है, वो एग्जाम्स लेता है, तो इन पे ज़्यादा चर्चा करता है, ठीक है? तो सबसे पहले तो अपन इसका परिचय बताएँ, तो ये चित्तौड़गढ़ जिले में है, ठीक है? दूसरी बात करें कि इसका जो प्राचीन नाम है, जैसे चित्रकूट इसका प्राचीन नाम रहा है, इसको चित्रकूट कहा जाता था, ठीक है? फिर एक कहावत है इसके बारे में, तो गढ़ों में तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया, तो ये इसकी विशालता की के बारे में बताता है अपने को, ठीक है? और फिर अगर अब बात करें, तो ये जैसे मैसा पठार पे स्थित है, ठीक है? जहाँ पे चित्तौड़ के अंदर मैसा पठार है, उस पे स्थित है, वहाँ पे गंभीरी और बेड़त नदी का संगम होता है, उस स्थान पे ये बना हुआ है, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि नदियों के किनारे और होने के कारण तो ये हो गया कि वहाँ पे जल की उपलब्धता होगी, तो वहाँ पे आसानी से खेती वगैरह पशुपालन किया जा सकता है, ठीक है? ठीक है, दूसरी बात है कि पर्वत पे है, तो मतलब दुश्मनों से रक्षा हो सके, आसानी से रक्षा हो सके, इसलिए उनको पर्वतों पे बनाया जाता था, ठीक है? फिर इसकी प्राचीनता की बात करें अपन, तो जैसे विनोद है, श्यामलदास जी का विनोद है, उसमें ये कहा गया है कि ये जो चित्तौड़गढ़ है, ये मौर्य शासकों द्वारा स्थापित किया गया था, जैसे ठीक है? तो सबसे पहले कोई या चित्रांगद मौर्य नामक एक शासक हुआ है, उसने चित्तौड़ किले की स्थापना की है, ठीक है? और उसी क्रम में मतलब और शासक आते गए, मौर्य वंश के और शासक शासन कर रहे थे। एक अंतिम शासक हुआ मानमौरी, उसको गुहिल वंशीय बप्पा रावल ने, गुहिल वंश कहाँ है? मेवाड़ में। मेवाड़ के गुहिल वंश के बप्पा रावल ने उसको युद्ध में हरा दिया, ठीक है? और फिर चित्तौड़ पे अधिकार कर लिया, तो उसके बाद इन पे गुहिलों का शासन हो गया, ठीक है? फिर ये तो इसका एक जनरल परिचय हो गया। उसके बाद इसमें क्या-क्या है, इस पे भी अपन चर्चा करें, तो जैसे इसमें जैसे 7 प्रवेश द्वार हैं। जैसे पहला प्रवेश द्वार पांडुल पांडुल पोल हो गया, या उसको पांडु पोल भी कह जा सकते हैं, फिर भैरव पोल, गणेश पोल, हनुमान पोल, ऐसे करते-करते लगभग 7 द्वार हैं, और लास्ट का अंतिम द्वार, पहला तो पांडुल पोल हो जाता है और अंतिम राम पोल हो जाता है, ठीक है? उसके बाद जैसे इसमें कुछ-कुछ फेमस इमारतें हैं, जैसे विजय स्तंभ है, ठीक है? या फिर पद्मिनी महल है, गोरा बादल का महल है, ऐसे कुछ और भी इमारतें हैं, तो इन पे अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर इसके अलावा जैसे कोई इस पे और भी, अगर और भी इस पे ध्यान देने की बात है, तो ये बात है कि इस पे जैसे कई बार पूछ लेते हैं कि किस आक्रमणकारी ने इस पे अटैक किया, तो उसके बारे में भी अपन इस पे चर्चा कर लेंगे, ठीक है? तो जैसे सबसे पहले अपन इस पे बताएं, तो इस पे अटैक जैसे सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने किया है, ठीक है? जैसे मध्यकाल की बात करें, तो अलाउद्दीन खिलजी करता है। उसके बाद बहादुर शाह
तो गुजरात का जो शासक होता है बहादुर शाह वो करता है, और उसके बाद एक बार मुगल शासक अकबर भी इस पे आक्रमण करता है। और फिर जैसे साका होते हैं, है ना, साका होता है वहाँ पे, 3 साके हुए हैं चित्तौड़गढ़ में जो फेमस हैं, ठीक है। तो उनके बारे में भी अपन चर्चा कर लेंगे, कि साका को किस किस शासक के काल में हुआ। और उस समय दो टाइप की चीजें होती हैं साके के अंदर, दो होते हैं, एक तो केसरिया होता है, जो मतलब जो वहाँ का राजा होता है या फिर जो सेनापति होता है वो शस्त्र धारण करके दुश्मन के खिलाफ लड़ता है, ठीक है, और वो वीरगति को प्राप्त हो जाता है, तो वो तो केसरिया की स्थिति हो जाती है। और जौहर जो मतलब वहाँ की रानी है, उनके नेतृत्व में महिलाएं मिलके तो कोई आत्महत्या कर लेती हैं, ठीक है, कि मतलब दुश्मन से बचा जा सके। तो कोई जल कुंड में या अग्नि कुंड में कूद के अपने प्राण त्याग देती हैं, ठीक है, तो उसको जौहर कहते हैं। तो उसका नेतृत्व किसने किया, ऐसा ही पूछ लिया जाता है, या केसरिया किसके नेतृत्व में, वैसा ही पूछ लिया जाता है। तो इसमें भी अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं इसका इसकी स्थिति की बात कर ले, तो मैंने आपको बताया कि चित्तौड़गढ़ किले में, तो सबसे पहले तो कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई कि ये चित्तौड़गढ़ जिले में है, ठीक है। दूसरा इसका प्राचीन नाम चित्रकूट, चित्रकूट, ये भी पूछ रहे हैं आपसे कि इसका प्राचीन नाम बताइए, तो अपन बता देंगे कि चित्रकूट, ठीक है। फिर इसके क्षेत्रफल की बात करें अपन, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, जो लगभग 28 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, जो लगभग 28 किलोमीटर में फैला है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये लगभग 1800 मीटर मीटर के आसपास, 1800 फीट, सॉरी 1800 मीटर के आसपास ऊंचाई पे स्थित है, ठीक है। तो जैसे क्षेत्रफल की बात करूं, ठीक है, क्षेत्रफल बताएं तो इसका लगभग 28 किलोमीटर, 28 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 28 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 28 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ठीक है। अच्छा, फिर इसकी स्थिति बता दें कि भाई ये कौन से पठार पे है, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया, ये चित्तौड़गढ़ के साथ के साथ आप नोट भी कर लें, तो जिससे आसानी से शॉर्ट नोट्स आपके तैयार हो जाएं और एग्जाम में आपके समय पे काम आ सके, है ना, कम समय में ज्यादा सदुपयोग हो सके। चित्तौड़गढ़ के मेषा पठार पर अवस्थित है, अवस्थित है। दूसरा अपन इसकी नदियों की चर्चा करें तो अपन बता देंगे कि ये गंभीरी व वेडस नदी के, ये है गंभीरी व बेडस नदी के किनारे, बेडस के संगम पर, सॉरी, बेडस, गंभीरी व बेडस के संगम पर, संगम पर बना है। तो यहां तक अपने दो बातें देखी, कि एक तो ये वैसा पठार पर है, ठीक है, और दूसरा अपन यहाँ पे बता देंगे गंभीरी व बेडस के संगम पे, ठीक है। ये तो इसका हो गया जनरल परिचय। इसमें अपन ने क्या क्या बता दिया कि चित्तौड़गढ़ जिले में, ठीक है, और इसका 28 किलोमीटर में फैला है, और ये मेसा पठार पे स्थित है, और गंभीरी व बेडस नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। ये बात हुई। इसके बाद इसके कहावत की, जैसे मैंने पहले चर्चा की थी, तो उसमें था कि गढ़ों में गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि ये कहावत कौन से किले से संबंधित है, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ पे नोट कर देता हूँ। एक कहावत है ना, कहावत है, गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया।
चित्तौड़गढ़, बाकी सब गड़ैया। ठीक है, ये कहावत है। ये कहावत इसकी विशालता को बताती है। ठीक है, तो ये तो मैंने इसका आपको जनरल परिचय बताया। इसके बाद इसकी एक बार अपन चर्चा करेंगे इसकी प्राचीनता की। ठीक है, प्राचीनता के बारे में मैंने आपको बताया था कि वीर विनोद में इसकी प्राचीनता के बारे में बताया। जैसे ये मौर्य शासकों द्वारा बनाया गया था और मौर्य शासकों से गुहिल वंश के बप्पा रावल ने इसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। ठीक है, और उसके बाद ठीक है, ये के ऊपर इसकी प्राचीनता की बात कर लेते हैं। तो इसकी प्राचीनता देखें तो अपन श्यामल दास जी का है वीर विनोद, है ना। श्यामल दास जी का वीर विनोद ग्रंथ है ये उनका ना, वीर विनोद। ये श्यामल दास जी का ग्रंथ है वीर विनोद। उसमें बताया गया है कि चित्रांग या चित्रांगद मौर्य नामक मौर्य वंशी शासक रहा है जिसने इसका निर्माण करवाया था। तो चित्रांग या चित्रांगद नामक शासक हुआ है ना, शासक, मौर्य शासक, मौर्य शासक चित्रांगद या चित्रांग नामक मौर्य शासक हुआ है जिसने इसका इस दुर्ग का निर्माण करवाया है। तो इसको अपन दुर्ग निर्माता भी कह देंगे। ठीक है, दुर्ग निर्माता किसके अनुसार है ये, वीर विनोद के अनुसार। ठीक है, उस उन्होंने सबसे पहले बताया कि चित्रांगद या चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, फिर और इसके जो शासक मौर्य वंश के शासक थे वो शासन करते रहे और अंतिम शासक बताया है कि मानमोरी, मानमोरी नामक शासक हुआ है। ठीक है, मानमोरी, तो जिसको गोहिल शासक बप्पा रावल ने हराकर इस पे चित्तौड़गढ़ पे अधिकार कर लिया। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मानमोरी शासक किस वंश का था ये, मौर्य। ठीक है, मानमोरी शासक या मौर्य शासक, मौर्य वंश का। ठीक है, मौर्य वंश का, मौर्य वंशी है ना, अंतिम शासक है। ये भी पूछ लें आपसे कि अंतिम मौर्य मौर्य वंश का शासक कौन था, तो ये भी याद रख लेंगे अपना, अंतिम मौर्य मौर्य शासक मानमौरी। इसको मानमौरी को गोहिल वंशीय बप्पा रावल ने, गोहिल वंश कहाँ है, मेवाड़ में, है ना, मेवाड़ का उदयपुर का जो भी से उसको गोहिल वंश था ना, गोहिल वंश के या मेवाड़ के बप्पा रावल ने, बप्पा रावल ने पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया, अधिकार। ठीक है, तो यहां तक क्या समझ में आया अपने कि इसका जो वास्तविक संस्थापक या इसको इसकी स्थापना किसने की थी, चित्रांगद मौर्य ने की थी। और उसका मौर्य वंश का एक अंतिम शासक मानमौरी हुआ जिसको हराकर बप्पा रावल ने, गोहिल वंशी बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ पे अधिकार कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या बना हुआ है, इसकी विशालता क्यों है, इसमें क्या क्या मुख्य इमारतें हैं। या सबसे पहले अपन इस पर चर्चा करें तो इसके 7 प्रवेश द्वार हैं। जैसे उनमें मैंने पहले आपको बताया, जैसे पांडुपोल हो गया, भैरव पोल हो गया, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल और लक्ष्मण पोल और राम पोल। राम पोल इसका अंतिम द्वार है। तो कई बार एग्जाम्स में इसके द्वार के नाम देके भी पूछ लेते हैं कि ये किस जिले में है। ठीक है, या फिर है ना, ऐसे पूछ लेते हैं। या फिर कई बार मैच करवाना भी आ जाता है आपस में कि ये कौन से द्वार, कौन से दुर्ग का द्वार है। तो मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ पे, है ना, इसमें 7 द्वार है, 7 द्वार। ठीक है, या प्रवेश द्वार। ठीक है, इनके नाम लिख देते हैं पहले। जैसे पहला
पांडु या पांडुन पोल, एग्जाम में दोनों में से कोई भी आ सकता है, पांडुन पोल। ठीक है, पोल यानी दरवाजा। ठीक है, दूसरा भैरव पोल, तीसरा हनुमान पोल, हनुमान पोल, चौथा गणेश पोल, ठीक है, छठा है जोड़ला पोल, है ना, जोड़ला पोल, सॉरी पांचवा जोड़ला पोल, छठा है लक्ष्मण पोल, अब सातवा है राम पोल। राम पोल ये अंतिम द्वार भी है। ठीक है, ये अंतिम द्वार है और ये प्रथम द्वार है। ठीक है, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि पहला द्वार कौन सा है या अंतिम द्वार कौन सा है। ठीक है, तो सिंपल से जैसे पांडु पांडु पोल हो गया, फिर भैरव पोल हो गया, फिर हनुमान पोल हो गया, गणेश पोल हो गया, जोड़ला पोल हो गया, लक्ष्मण पोल हो गया, राम पोल हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है, एक दो बार आप इसको पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, और पहला और अंतिम आप याद रख लेना, जैसे पांडु पोल और राम पोल, ये हो गए इसके द्वार। उसके बाद अपन चर्चा करें कि इसमें इन द्वारों के अलावा और क्या क्या फेमस है यहाँ पे। ठीक है, द्वारों के अलावा क्या क्या फेमस है तो उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। तो जैसे इमारतें बताते हैं, सबसे पहले इनकी इमारतें बताएं, जो फेमस फेमस इमारतें हैं इनसे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इमारत का नाम देके ये पूछ लेते हैं कि ये किस दुर्ग में है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे अपन बात करें तो विजय स्तंभ सबसे बड़ी यहाँ की एक इमारत है, विजय स्तंभ, जो कुंभा द्वारा महाराणा कुंभा द्वारा बनवाया गया है। कैसे, किस स्थिति पे बनाया या फिर किस अवसर पे बनाया, तो जैसे मालवा विजय के अवसर पे कुंभा ने इसको विजय स्तंभ को बनवाया था। ठीक है, ये अपने को ध्यान रहना चाहिए, कई बार पूछ भी लेते हैं कि किसकी स्मृति में बना है या कैसे बना है। ठीक है, इस विजय स्तंभ को क्या है कि एक तो हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई है। ठीक है, दूसरी बात ये तो होगी जनरल परिचय। फिर क्या है कि ये 9 मंजिली है, विजय स्तंभ 9 मंजिली है, जिसमें तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसकी कुछ जनरल सी बातें हैं। ठीक है, तो इसका जैसे निर्माण तो किसने करवाया, महाराणा कुंभा ने। और फिर क्या जैसे इसका पुनर्निर्माण, जैसे निर्माण तो करवा दिया मंडन के नेतृत्व में, शिल्पी हुए एक मंडन, उनके नेतृत्व में महाराणा कुंभा ने करवाया। फिर कुछ समय बाद जैसे इसकी मरम्मत आई तो या इसका पुनर्निर्माण ये स्वरूप सिंह जी ने करवाया। ठीक है, तो एक बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है, रीट में शायद, हाँ रीट में पूछा गया है कि चित्तौड़गढ़ के किले का पुनर्निर्माण किसने करवाया था। तो ठीक है, तो उसमें अपने को पता होना चाहिए कि स्वरूप सिंह जी ने करवाया था। ठीक है, तो ये एक बार जनरल परिचय हो जाता है। उसके अलावा विजय स्तंभ के अलावा जैसे कोई पद्मनी महल हो गया, गोरा बादल का महल हो गया, ये भी कुछ फेमस इमारतें हैं वहां की। तो जैसे पहले मैं बात करूं विजय स्तंभ की, विजय स्तंभ की। ठीक है, तो एक नहीं, एक बात तो ये हो गई कि विजय स्तंभ किस किले में स्थित है। ठीक है, तो अपन बता देंगे चित्तौड़गढ़ के किले में। और विजय स्तंभ का प्रयोग राजस्थान पुलिस है उसके जो बिल्ला लगा होता है कंधे पे, उसमें भी किया जाता है। ठीक है, किया गया है ना। तो विजय स्तंभ की और जनरल सा यहाँ पे थोड़ा सा इसका परिचय भी दे देंगे, विजय स्तंभ क्या है। ठीक है, तो एक तो जैसे ये 9 मंजिला भवन है, पहली बात। ठीक है, पहली बात तो अपन ने बता दिया 9 मंजिला है। ठीक है, इसका निर्माणकर्ता की बात करें तो महाराणा कुंभा। कौन है, महाराणा कुंभा। ठीक है, दो बातें हो गई अभी तक कि एक तो ये 9 मंजिला है, दूसरा इसका निर्माणकर्ता महाराणा कुंभा है। ठीक है, उसके बाद इसकी थोड़ी और खासियत बताएं
इसकी खासियत तो जैसे माणाकुंभा हो गया। फिर इसका शिल्पी भी पूछ लेते हैं कई बार, शिल्पी कौन है ना, तो शिल्पी बता देंगे मंडन। ठीक है, मंडन के नेतृत्व में कुंभा ने कई किलों का निर्माण करवाया। ठीक है, इसके निर्देशन में इसके वास्तु है ना। उसके बाद अच्छा 9 मंजिलें होगी। ठीक है, ये बता दिया। उसके बाद और एक खासियत, जैसे इसकी जो तीसरी मंजिल है, तीसरी मंजिल इसकी विजय स्तंभ की जो तीसरी मंजिल है उस पर 9 बार अल्लाह लिखा है अरबी भाषा में। 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा है। ठीक है, अल्लाह लिखा है। और खासियत क्या है इसकी, कि इसको हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है कई बार, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर। अजायब घर इसको कहा जाता है, विजय स्तंभ को। ठीक है, इसके अलावा अपने चर्चा कर ली विजय स्तंभ पे। ठीक है, बता दिया कि भाई माणाकुंभा ने इसका निर्माण करवाया, मंडन इसका शिल्पी था, और ये 9 मंजिला है, और तीसरी मंजिल पे इस पे अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है, और हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है। उसके बाद अगली इमारत जैसे पद्मिनी का महल, गोरा बादल का महल, का महल, ये भी दो फेमस इमारतें होंगी इसकी। ठीक है, उसके अलावा जैसे ये मंदिर है तो लोग सॉरी दुर्ग है तो दुर्ग में आम जनता भी रहती थी, राजा भी रहते थे, तो पूजा पाठ भी होती थी। तो कुछ राज शासकों ने अपने अपने हिसाब से मंदिर भी बनवाए। ठीक है, तो जिसमें कई बार पूछ लेते हैं कि ये मंदिर कौन से दुर्ग में है, तो उस पर भी अपन बता देंगे। जैसे फेमस फेमस जो फेमस क्या है, जैसे मतलब इसे दुर्ग के अंदर जो भी मंदिर है उनके बारे में भी अपन बता देंगे। तो जैसे पहले बताऊं आपको मंदिर। ठीक है, तो यहाँ पे मंदिरों की बात करें तो जैसे कुंभ श्याम का मंदिर है, कुंभा द्वारा बनवाया हुआ। नीलकंठ महादेव है, अद्भुत जी का मंदिर है, मीराबाई का मंदिर है, तुलजा भवानी का मंदिर है, कालिका माता का मंदिर है, कुकड़ेश्वर महादेव है, और समदेश्वर या मोकल का मंदिर भी है। ठीक है, मोकल द्वारा बनवाया है। तो ये कुछ फेमस मंदिर है। तो जैसे पहला कुंभ स्वामी है ना, कुंभ स्वामी का मंदिर, स्वामी का मंदिर, अद्भुत जी का मंदिर, अद्भुत जी का मंदिर, मीरा का मंदिर, मीरा मंदिर है। ठीक है, इसके अलावा नीलकंठ महादेव, नीलकंठ महादेव, तुलजा भवानी, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ है ना? तुलजा भवानी का मंदिर, कालिका माता का मंदिर, कालिका माता का मंदिर। इसके अलावा एक दो और है मंदिर, वो भी अपन कर देते हैं। कालिका का मंदिर हो जाएगा। उसके बाद कुकड़ेश्वर महादेव, कुकड़ेश्वर महादेव, महादेव, और एक समदेश्वर मंदिर या मोकल का मंदिर। ठीक है, एक और इधर लिख देता हूँ ना, मोकल का मंदिर, मोकल का मंदिर, ये भी पूछ लेते हैं। या फिर इसी का दूसरा नाम है समदेश्वर, समदेश्वर का मंदिर। ठीक है, ये हो गया। तो अपने
हाँ, मीराबाई का हो गया, ठीक है, मीरा मंदिर हो गया। चलो, ये कुछ फेमस फेमस मंदिर हो गए, ठीक है। इसके बाद जैसे, हाँ, दो जैन मंदिर भी बने हुए हैं। तो एक तो संगार चौरी है, दूसरा सतबीज देवारी। ये दो मंदिर है। इसके बारे में कई बार पूछा गया है, सतबीज देवारी मंदिर किस संप्रदाय से है? कई बार तो भी पूछ लेते हैं किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, तो अपन बता देंगे जैन संप्रदाय से। फिर ये कहाँ पे है? ठीक है, तो ये चित्तौड़गढ़ किले में। तो ये भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे। दो जैन मंदिर भी हैं, जैसे इसमें इसके साथ साथ ही कर देते हैं जैन मंदिर। तो एक तो श्रृंगार चौरी हो गया, और एक है सतबीज देवारी। ठीक है, ये याद रखने के लिए कि जैन मंदिर पूछ सकते हैं कि जैन मंदिर कौन कौन से हैं, तो सतबीज देवारी और श्रृंगार चौरी। ठीक है, इसके अलावा कुछ तालाब भी मिले हैं, वहां पे तालाब बने हुए हैं पानी पीने के लिए। ठीक है, पशुपालन के लिए, पानी पीने के लिए या खेती के लिए तालाब बने हुए हैं। तो उनमें से जैसे एक कुछ फेमस हैं, जैसे रत्नेश्वर का तालाब, कुंभ सागर का तालाब, हाथी कुंड, भीमलत, चित्रांग मोरी, ऐसे है ना, जाली वाव का तालाब। ऐसे कुछ तालाब बने हुए हैं। तो कई बार नाम पूछ लिए जाते हैं कि इन तालाबों के नाम बताइए। तो जैसे रत्नेश्वर, रत्नेश्वर का तालाब, तालाब हो गया। भीमलत का तालाब, झालीवाव का तालाब, तालाब मानमोरी का तालाब, तालाब कुंभ तालाब या कुंभ सागर, कुंभ तालाब या कुंभ सागर भी कहते हैं इसको। ठीक है, कुछ हो गए। इसके अलावा हाथी कुंड, हाथी कुंड पूछ लेते हैं, कई बार तालाबों के नाम पूछ लेते हैं। ये कुछ फेमस है तालाब हो गए। ये तो हो गई इसकी इमारतें, इसकी प्राचीनता की अभी तक अपने बात की, इसका सामान्य परिचय की चर्चा कर ली। इसके बाद अब इस पे कुछ जैसे आक्रमण हुए, मध्यकाल में आक्रमण हुए, तो उन पे भी अपन चर्चा कर लेंगे कि कौन कौन आक्रमणकारी है। और यहाँ पे साके हुए हैं ना, साके हुए हैं। तो साके की मैंने पहले आपको चर्चा की थी, बताया था कि केसरिया क्या होता है और जौहर क्या होता है ना, उन दोनों का संयुक्त रूप साका होता है। तो अपन उस पर भी बात कर लेंगे। जैसे सबसे पहले 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह के समय इस पे आक्रमण किया था। ठीक है, तो युद्ध करते हुए रतन सिंह को वीरगति प्राप्त हो गई, केसरिया हो गया है ना, और उसकी रानी पद्मनी है, उसने जौहर कर लिया। ठीक है, दूसरा दूसरे आक्रमण की बात करें तो 1535 में बहादुर शाह, गुजरात के शासक बहादुर शाह हैं, उन्होंने आक्रमण किया। तो उन्होंने उस समय बाघ सिंह और सज्जा सिंह, दो सेनापति थे, बाघ सिंह और सज्जा सिंह, उनके नेतृत्व में केसरिया हुआ। और रानी कर्मावती के नेतृत्व में जौहर हो गया। और उसके बाद 1567 में अकबर अकबर मुगल शासक अकबर के नेतृत्व अकबर ने इस पर आक्रमण किया। तो उस समय जयमल व फत्ता जो सेनापति थे, जयमल व फत्ता, उन्होंने उनका विरोध किया खूब, मतलब आक्रमण का प्रतिरोध किया पूरी तरह। और वो सेना मतलब वीरगति को प्राप्त हुए। ठीक है, जयमल और फत्ता और फूल कंवर, फूल कंवर हुई हैं, उनके नेतृत्व में जौहर हो गया। ठीक है, तो ये भी मैं यहाँ आपको नोट करवा देता हूँ। कई बार पूछ लेते हैं कि किसके नेतृत्व में जौहर हुआ है या किसके नेतृत्व में केसरिया हुआ है। ठीक है, तो आक्रमणकारी, आक्रमणकारी। तो पहला तो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी, पहला तो आ जाएगा 1303 में
अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। उस समय शासक कौन होगा? रतन सिंह। ये चित्तौड़ का शासक है रतन सिंह, ठीक है, रतन सिंह। और इसकी पत्नी है पद्मिनी, पद्मिनी, ये इसकी पत्नी है पद्मिनी, ठीक है। तो उस समय शासक तो हो गया रतन सिंह और उनकी पत्नी है पद्म सिंह, पद्मिनी, सॉरी, है ना, पद्मिनी, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ इनका युद्ध होता है जिसमें ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, रतन सिंह, है ना, वीरगति, ठीक है। तो उसको अपन कह सकते हैं केसरिया, केसरिया। जब ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं तो पद्मिनी जौहर कर लेती है, ठीक है, जौहर कर लेती है। तो जौहर का नेतृत्व पद्मिनी कर रही है, ठीक है, और केसरिया का नेतृत्व रतन सिंह कर रहा है। इन दोनों की स्थिति को वीरगति, सॉरी, केसरिया और जो जो जौहर किया जाता है, उन दोनों की स्थिति केसरिया व जौहर, इन दोनों को संयुक्त रूप से साका बोला जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम साका, इसको अपन प्रथम साका भी कह सकते हैं, है ना। प्रथम साका कब हुआ? तो 1303 में। किसके नेतृत्व में हुआ? तो केसरिया तो रतन सिंह के और जौहर पद्मिनी के, ठीक है, ये बता देंगे। फिर ये बात तो हो गई प्रथम साके की या प्रथम आक्रमण की, इस पे जो हुआ अलाउद्दीन खिलजी का। उसके बाद 1535 में दूसरा साका, ठीक है, गुजरात का शासक, गुजरात का बहादुर शाह, बहादुर शाह आक्रमण करता है, ठीक है, बहादुर शाह आक्रमण करेगा, ठीक है। ये साथ ही लिख देता हूं मैं, द्वितीय साका, द्वितीय साका कब होता है? 1535 में, ठीक है। तो द्वितीय साका होता है तो उस समय इसका नेतृत्व बाघ सिंह और सज्जा सिंह, बाघ सिंह, सिंह व सज्जा सिंह, सज्जा सिंह, ये दो सेनापति हैं, ठीक है, कई बार नाम भी पूछ लेते हैं, ये सेनापति हैं, ठीक है। तो इनको वीरगति मिल जाती है इसमें, और रानी कर्मावती, कर्मावती होती हैं, उनके नेतृत्व में जौहर हो जाता है, ठीक है, जौहर। और इसको ये केसरिया, ठीक है, बाघ सिंह और सज्जा सिंह के नेतृत्व में केसरिया और जौहर हो जाता है कर्मावती के नेतृत्व में। अब तीसरा आक्रमण होता है अकबर के समय, मुगल शासक अकबर के समय 1568 में, ठीक है। उस समय जयमल व फत्ता ये सेनापति थे, ठीक है, जो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए 1568 में तृतीय साका, ठीक है, पर मैं यही लिख देता हूं। कई बार डेट पूछ लेते हैं ना कि प्रथम साका कब हुआ, द्वितीय साका कब हुआ, तृतीय साका कब हुआ, ठीक है। और जौहर होता है फूल कंवर के नेतृत्व में, फूल कंवर, ठीक है। तो अभी ये हो गया अपना, और भी कुछ छोटी मोटी जानकारी रह गई हो तो दोबारा चर्चा कर लेंगे, जब अपन इसके ऑब्जेक्टिव्स करेंगे तब इस पर चर्चा कर लेंगे। तो मोटा मोटा अपने अब तक क्या देखा इसका, चित्तौड़गढ़ का अपने सामान्य परिचय देखा, ठीक है। उसके बाद इसके जो द्वार हैं उनके बारे में जाना अपन ने, कि जैसे पांडुपोल हो गया,
भैरव पोल हो गया, हनुमान पोल हो गया, ऐसे। ये अंतिम उनका जो प्रवेश द्वार है उसका राम पोल हो गया। उसके बाद इसकी जो प्रमुख इमारतें थी, विजय स्तंभ, पद्मिनी महल, गोरा बादल का महल, ये ठीक है। उसके अलावा जो फेमस मंदिर जैसे कुंभ श्याम का मंदिर हो गया, मीरा का मंदिर हो गया, कुकड़ेश्वर महादेव हो गया, तुलजा भवानी का मंदिर हो गया, और भी है ना जो मैंने आपको लिखा है वो हो गए। उसके अलावा फिर दो जैन मंदिर भी थे, श्रृंगार चौरी और सतविश देवारी, ठीक है। उसके अलावा अपन इसके जो वो है जो शाखा हुए हैं उन पे चर्चा कर ली, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अपन, ये तो हो गया अपना चित्तौड़गढ़। अब इसके बाद अपन चर्चा करते हैं एक अगले दुर्ग पे, कुंभलगढ़ पे। कुंभलगढ़ ये राजसमंद जिले में है। यहाँ पे राजसमंद जिले में, ठीक है। ये भी गिरी पर्वत है, गिरी पर्वत है, ठीक है। ये तो अपने इसकी होगी जनरल बातें, ठीक है। और ये नदी की बात करें तो ये बनास नदी पे है। ये तो अपना इसका हो गया जनरल परिचय। अब और बताएं, जैसे कुंभलगढ़ ये मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पे अवस्थित है, सादड़ी गांव में, जिसको, ठीक है। दूसरा ये रावली की 13 चोटियों से घिरा हुआ है। और इसका निर्माण कुमार ने 1448 से 1458 तक करवाया था, ठीक है। और इसके भी मंडन शिल्पी जी रहे हैं। तो जैसे चित्तौड़ के शिल्पी मंडन थे, तो इसके भी शिल्पी भी मंडन रहे हैं, ठीक है। फिर इसकी बात करें अपन कि इसमें भी द्वार की बात करें तो इसमें 9 द्वार हैं। तो उसमें पहला तो ओरठ फॉल, ठीक है, ओरठ फॉल है। और ये 30 किलोमीटर के लगभग क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ठीक है। इसकी चारों तरफ एक प्राचीर है, दीवार बनी हुई है 36 किलोमीटर की, ठीक है। वो भारत की सबसे बड़ी दीवार है, ठीक है। और चाइना की जो दीवार है उसके बाद दुनिया की दूसरी बड़ी दीवार भी कह सकते हैं। और ये दीवार इतनी चौड़ी है कि जिसपे एक साथ 8-8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, ठीक है। और कर्नल टॉड है, उन्होंने एक रोम का दुर्ग है, एट्सगन, एट्सगन एक रोम का दुर्ग हुआ है, उससे इसकी तुलना की है, इसकी विशालता को देखते हुए, ठीक है। इसकी तुलना की है। ये इसका हो गया जनरल परिचय, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, जैसे बनास नदी के किनारे गिरी पर्वत है, राजसमंद में बनास नदी के किनारे है, ठीक है। निर्माण कुंभा ने 1448 से 58 तक, ठीक है। मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पर अवस्थित है। कई बार पूछ लेते हैं, मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पर, ठीक है। मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। 13 अरावली की चोटियों से घिरा हुआ है, अरावली की चोटियों से घिरा हुआ है। जिससे चोटियों से घिरा हुआ, तो जिससे वह आक्रमणकारी इस पे आसानी से आक्रमण नहीं कर सकता, ठीक है। बनास नदी के किनारे, ये बताई दिया आपको, ठीक है। शिल्पी, जैसे ये तो हो ही गए थे, निर्माण करता तो कुंभा हो गए। और इसका शिल्पी पूछ लेते हैं कई बार, तो मंडन का शिल्पी मंडन है। और कर्नल टॉड ने इसकी तुलना कर्नल टॉड ने इसकी तुलना रोम का एक फेमस दुर्ग हुआ है, देख सकते, सॉरी, एड्स, रोम का एक दुर्ग है, रोम का दुर्ग है।
एट्सकन से की है। जो एट्सकन का दुर्ग है वो अपने विशाल दीवारों के लिए, बुर्ज के लिए फेमस है। ठीक है, तो इसका विशेष तौर से वर्णन करते हुए दोनों को सम तुलना करते करते दोनों का वर्णन किया है, के साथ साथ इसका कुंभलगढ़ का भी फ्लोड ने वर्णन किया है। ठीक है, फिर इसका इसके दीवार है चारों तरफ 36 किलोमीटर लंबी, 36 वर्ग किलोमीटर, 36 वर्ग किलोमीटर की एक दीवार बनी हुई है। 36 वर्ग किलोमीटर की दीवार है। ठीक है, 36 वर्ग किलोमीटर की दीवार है। इस दीवार की खासियत क्या है? इसमें एक साथ 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, एक साथ चल सकते हैं। ठीक है, और दुनिया की दूसरी बड़ी दीवार है। दूसरी बड़ी दीवार है। ठीक है, अच्छा, और इसकी विशालता को देख के यूनेस्को की हेरिटेज साइट है, हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया है। हेरिटेज साइट 2013 में, 13 में शामिल। ये इंपॉर्टेंट है यूनेस्को वाला, कई एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा दुर्ग यूनेस्को की साइट में शामिल है या नहीं है, इस पर वो कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, ये अपन इसकी जनरल बातें होगी। ठीक है, अच्छा, इस दीवार को भारत की महान दीवार भी कह देते हैं, ये भी है एक बात, इसको भारत की महान दीवार भी कहते हैं, भारत की महान दीवार। ठीक है, कई बार पूछ ले कि भाई भारत की महान दीवार कहाँ है, तो अपन बता देंगे कहाँ है। कुंभलगढ़ के किले की जो दीवार है वो भारत की महान दीवार भी कहलाती है, या फिर दुनिया की दूसरी बड़ी दीवार भी है। और कर्नल टोड ने इसकी सॉरी तुलना एट्सकन के दुर्ग से की है, जो कि रोम के अंदर है। ठीक है, उसके बाद अपन बता देंगे कि 30 किलोमीटर, सॉरी 36 किलोमीटर लंबी इसकी दीवार है चारों तरफ। ठीक है, इसमें 9 द्वार है। ठीक है, 9 द्वार है। ठीक है, पहला है औरण द्वार, औरण द्वार, ये पहला द्वार औरण द्वार है ना। कई बार याद भी रहे या नहीं रहे, बहुत सी बातें रह जाती हैं कि 9 द्वारों के आपको नाम याद रहे या नहीं रहे। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका जनरल परिचय। इसके बाद अपन इस पे की जो इसकी जो प्रमुख इमारतें हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो जैसे इमारतें देखें तो पहली इमारत है इसका कटारगढ़ का दुर्ग इमारत। ठीक है, इमारतें याद रखनी ज्यादा जरूरी है क्योंकि बार बार इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इमारतें भाई कौन कौन सी, ये इमारतें कहाँ हैं, तो सबसे पहले तो अपन बताएंगे एक पहली इमारत है इसका कटारगढ़ का दुर्ग, ये दुर्ग के अंदर ही है। ठीक है, ये कटारगढ़ का दुर्ग है, ये किसने बनाया? ये भी कुंभा ने बनाया। ठीक है, और इसमें कुंभा का निवास स्थान था। ये क्या था? निवास स्थान कुंभा का। पहली बात तो ये कुंभा का निवास स्थान कटारगढ़ का दुर्ग था। ठीक है, एक इसकी बात और खासियत है, इसको मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। मेवाड़ की आंख पूछ लेते हैं, बहुत बार पूछते हैं कि मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है, तो अपन बता देंगे कटारगढ़ के किला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि इसके जिस ऊंचाई पे स्थित था उसके कारण ये मतलब आसपास की स्थिति को देख सके, तो इसलिए इसको मेवाड़ की आंख भी कहते हैं कि भाई कोई आक्रमणकारी आक्रमण तो नहीं कर रहा है, इसका बात भी अपने को पता चल जाए, तो इसको लिए मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। और दूसरा इसका ये निवास स्थान था, किसका? कुंभा का। ठीक है, पहली इमारत तो ये होगी। दूसरी है पन्ना दाय का महल, पन्ना दाय का
महल। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पे उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। उदय सिंह का राज्याभिषेक कई बार पूछ लें कि राज्याभिषेक कहाँ हुआ है, तो अपने को याद रखने की बात है, राज्याभिषेक भी हुआ था। ठीक है, बनादाय कौन है? मेवाड़ की महान बलिदानी भी कहा जाता है। इन्होंने अपने पुत्र को चंदन को उदय सिंह को बचाने के लिए सुला दिया था और बनीवीर ने उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, पन्नादायक। ठीक है, उसके बाद है बादल महल। बादल महल, इसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, ये इसलिए फेमस है, महाराणा प्रताप का जन्म। इस साथ के साथ मैं इनकी विशेषता इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, तो ये इस समय एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, आपको याद रह जाए। क्या पता जब भी कभी कभार एग्जाम में आ जाए तो दिमाग क्लिक कर जाए और उत्तर अपन सही दे दें। ठीक है, बादल महल हो गया। उसके अलावा भी कुछ और भी महल हैं, जैसे महल क्या, जैसे मतलब और भी एक इमारतें बनी हुई हैं, जैसे कुंवर पृथ्वीराज की एक 12 स्तंभों की छतरी है, पितलिया शाह का महल है, और झाली रानी का मालियाया महल है, ये भी फेमस है। जैसे झाली रानी का महल या मालिया, एक बार पूछ लिया गया है ये मालिया नाम देके कि जालीबाई का मालिया कहाँ है, तो कुंभलगढ़ में। ठीक है, पृथ्वीराज की 12 स्तंभों की छतरी, छतरी। ठीक है, तो मतलब जाली रानी का मालिया कहाँ है तो बता देंगे अपन, या मालिया या महल कहाँ है तो अपन बता देंगे कुंभलगढ़ में है, और दूसरा पृथ्वीराज की 12 स्तंभों की छतरी है। ठीक है, और एक पितलिया शाह का महल है, सॉरी कुंवर है ना, कुंवर कर देते हैं, कुंवर पृथ्वीराज, और एक पितलिया शाह का महल, पितलिया शाह का महल, ये भी इंपॉर्टेंट है। पितलिया शाह का महल कहाँ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये होगी इसकी अपने अभी प्रमुख इमारतें। इसके अलावा अपन बात करें कि यहाँ पे तालाब वाल की चर्चा करें तो कौन कौन से तालाब थे, या फिर मंदिरों की चर्चा करें तो जैसे सबसे फेमस मंदिर है यहाँ पे कुंभ स्वामी का मंदिर है, जो कुंभा द्वारा बनवाया गया है, ये विष्णु मंदिर है। ठीक है, दूसरी बात करें जैसे तालाब की बात कर रहे थे, तो एक तो जैसे यहाँ पे हो गया झालीबाव की बावड़ी हो गई, एक मामा देव का कुंड हो गया। ठीक है, ये तालाब हो गए, तालाब है। तो मामा देव का कुंड है, दूसरा जालीबाव की बावड़ी है। ठीक है, और मंदिर की बात करें तो कुंभ श्याम का मंदिर है ना, कुंभ श्याम का मंदिर, क्या है, विष्णु मंदिर है। ठीक है, विष्णु मंदिर। अभी तक अपन ने इसकी इमारतों की चर्चा कर ली, इसमें जो तालाब थे उसके बता दिए कि मामादेव का कुंड हो गया, जालीबाग की बावड़ी होगी। ठीक है, मंदिर बता दिया, कुंभ श्याम का मंदिर हो गया। ठीक है, अब इसको, हाँ, एक और खास बात है इसकी, इसको मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है, ये भी कई बार पूछा गया है। लिख देता हूँ, मैं इसे लिख देता हूँ। पूछ लेते हैं कि मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी है। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, राजधानी कौन है, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़, ठीक है। अच्छा, ये याद रखने की बात है कि मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी है,
कुंभलगढ़, और मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पे ये मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। इसके बाद एक है कि अबुल फजल ने इसकी विशालता के बारे में चर्चा करते हुए कहा है कि जब अपन इसको नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो पुरुष की पगड़ी गिर जाती है। ये भी लिख लेते हैं कोटेशन, पूछ लेते हैं कई बार। अबुल फजल ने ये कोटेशन किस दुर्ग के लिए दिए, तो अबुल फजल ने, है ना, एक कोटेशन दे दी इसकी, या किसके बारे में कहा है ये पूछ लेते हैं, तो लिख देते हैं, इस दुर्ग को नीचे से ऊपर तक देखते समय देखते समय पुरुष की पगड़ी गिर जाती है, उसकी पगड़ी गिर जाती है, ठीक है। तो अब इन क्या क्या चर्चा की, जैसे कुंभलगढ़ राजस्थान राजसमंद जिले में है, अच्छा, और इसके मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पे स्थित है, ठीक है, सादड़ी गांव में, ठीक है। और मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है, ठीक है, 13 चोटियों से घिरा हुआ है, और इसके 9 द्वार थे, है ना, इसमें 9 द्वार हैं। इसका निर्माणकर्ता कुंभा हो गए, और इसके शिल्पी मंडन हो गए, ठीक है। फिर इसकी प्रमुख इमारतों की अपन ने चर्चा कर ली, जैसे कटारगढ़ हो गया, पन्ना जाए का महल हो गया, बादल महल हो गया, झाली रानी का मालिया हो गया, ठीक है, और पितलेसा का महल हो गया, कुंवर पृथ्वीराज की 12 स्तंभों की छतरी होगी, ऐसी कुछ फेमस इमारतें होगी। तालाबों की चर्चा की तो अपन ने बता दिया, मामा देव का कुंड और झालीबाव की बावड़ी है, ठीक है। और मंदिर की चर्चा की तो अपने बता दिया, इसमें कुंभ शाम का मंदिर है। ये इसका अपना जो भी इसमें महत्वपूर्ण इफेक्ट है उस पर चर्चा होगी। इसके बाद अपन आते हैं कि अगले दुर्ग पे, रणथंभौर का दुर्ग, ये भी बहुत फेमस है। और ठीक है, तो इसके जनरल परिचय की बात करें तो ये कहाँ पे, सवाई माधोपुर जिले में है, ठीक है। इसका रणथंभौर का वास्तविक नाम है रणथपुर, या फिर रण की माटी, ठीक है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासक जयंत द्वारा किया गया था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, अच्छा। और अबुल फजल ने इसकी विशेषता बताते हुए कहा है कि बाकी सब दुर्ग तो नंगे हैं, ये बख्तरबंद है, क्योंकि ये चारों तरफ वनों से या पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो ये 7 पहाड़ियों से, वनों से घिरा हुआ, तो ये मतलब बख्तरबंद हो गया, ठीक है, सीधा किसी को दिखाई नहीं देता है। अपने इसको देखें तो सीधा दुर्ग दिखाई नहीं देता है ये, ठीक है। और इसमें 5 द्वार हैं, जैसे नौल रखा हो गया, हाथी पोल हो गया, गणेश पोल हो गया, सूरज पोल हो गया, त्रिपोलिया हो गया, है ना, ऐसे 5 द्वार हैं, ठीक है। फिर इसकी इमारतों की बात करें तो इसमें जैसे 32 खंभों की छतरी है, जत सिंह की, है ना, 32 खंभों की छतरी होगी। हमीर महल हो गया, हमीर की छतरी हो गई, सुपारी महल, ठीक है। और एक अधूरी छतरी भी है, एक भोना बोरी है नाम का गोदाम भी बना हुआ है वहां पे, ठीक है। अच्छा, और मंदिरों की बात करें तो राजस्थान का या फिर वर्ल्ड फेमस भी कह सकते हैं अपन, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, ठीक है। और उसके अलावा एक लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी है, जो कि खंडित अवस्था में है। उसके अलावा एक पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी है वहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा इस पे कुछ आक्रमण, विदेशी, सॉरी, आक्रमणकार मध्यकाल में आक्रमण भी हुए, जैसे जलालुद्दीन खिलजी ने किया, ठीक है, 1292 में पहले। तो वो उस पे अधिकार नहीं कर पाया, तो उसने कहा था कि ऐसे 100 किले न्यौछावर कर सकता हूँ मैं, मुसलमान के एक बाल के लिए ऐसे 100 किले न्यौछावर कर सकता हूँ। दूसरा, फिर 1301 में वो अलाउद्दीन खिलजी इस पे अधिकार कर लेता है, ठीक है। उस समय वहाँ का शासक होता है अमीर देव, ठीक है। उनकी पत्नी होती है रंग देवी, ठीक है। फिर वो साका होता है, जो राजस्थान का प्रथम साका है, 1301 में होता है ना। तो ये राजस्थान का पहला साका भी पूछ लिया जाता, तो आप बता सकते हैं प्रथम साका रणथंभौर में हुआ। उसके अलावा जैसे ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश, शेरशाह सूरी इत्यादि राजाओं का भी इस पे अधिकार रहा है, ठीक है। तो एक बार अपन इस पे मैंने आपको जनरल परिचय बता दिया, अब इस पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्ट नोट्स करवा देता हूँ यहाँ पे। जैसे सबसे पहले तो ये कहाँ पे, सवाई माधोपुर जिले में, सवाई माधोपुर जिले में, ठीक है।
नदियों की बात करें तो इसके चारों तरफ गहरी खाइयां बनी हुई हैं। तो खाइयां बनाई हैं चंबल और बनास, ठीक है। इन दोनों नदियों ने इसके चारों तरफ खाइयां बनाई हैं, खाइयां बना रखी हैं, और ये पहाड़ी पे स्थित है, ठीक है। तो ये गिरिदुर्ग का भी एग्जाम्पल हो गया, गिरिदुर्ग, ठीक है। तो आपसे सीधा तो कभी पूछा नहीं जाएगा कि कौन सी नदी के किनारे है, और अगर आ भी जाए तो या तो बेड़च आएगा, सॉरी, या तो चंबल लिखा आएगा या फिर बनास लिखा आएगा, ठीक है। दोनों में दोनों, या दोनों साथ भी आ जाए तो भी ये याद रखने की बात है, चंबल या बनास दोनों के खाइयों के किनारे स्थित है, ठीक है, और गिरिदुर्ग है, ठीक है। इसका निर्माणकर्ता की बात करें अपन, इसका निर्माणकर्ता है अजमेर के चौहान शासक जयंत, शासक जयंत। इन्होंने 8वीं सदी के आसपास, 8वीं सदी में इसका निर्माण करवाया, ठीक है। अच्छा, और ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये बख्तरबंद भी हो गया, ठीक है, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो अबुल फजल ने इसके बारे में कहा है कि ये बाकी सब पर्वत तो नंगे हैं और ये वो बख्तरबंद है, ठीक है। फिर इसका जो वास्तविक नाम है, इस रणथंभौर का रंथपुर है, रंथपुर, ये इसका वास्तविक नाम है, वास्तविक नाम। कई बार पूछ लें आपसे, अभी तक तो पूछा तो नहीं गया, लेकिन पूछ भी लें कि रंथपुर किस दुर्ग का नाम है, तो अपन बता देंगे कि रणथंभौर के किले का नाम है, ठीक है। और रंथपुर का अर्थ होता है रण की माटी, क्या होता है, रण की माटी या मिट्टी, ठीक है, माटी या मिट्टी। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे बहुत से युद्ध हुए हैं, ठीक है, ये अपन इससे अंदाजा लगा सकते हैं या बता सकते हैं, ठीक है। और जो मैं बता रहा था कि उसने, अबुल फजल ने एक कोटेशन दिया है इसके लिए, कुछ कहा है अबुल फजल ने, क्या कहा है कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, यह है बख्तरबंद है, बंद, ये याद रखने की चीज है, ठीक है। पूछ लेते हैं कई बार कि ये डेफिनेशन या ये कथन किस किले के लिए कहा गया है, ठीक है। फिर अपन बात करें इसकी इमारतें कौन कौन सी हैं, इमारतें, इमारतों की चर्चा करें तो इसमें सबसे पहले इसके द्वार बता देंगे, प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार है इसमें 5, ठीक है, 5 प्रवेश द्वार है, जो जिसमें पहला नौलखा द्वार है, फिर हाथी पोल है, फिर हनुमान पोल है, सॉरी हाथी पोल है, फिर गणेश पोल है, फिर सूरज पोल है, और फिर त्रिपोलिया, है ना। तो मैं नाम लिख देता हूँ, जैसे पहला हो गया नौलखा, ठीक है, पहला हो गया नौलखा पोल हो गया, फिर दूसरा हाथी पोल हो गया, तीसरा गणेश पोल हो गया, फिर सूरज पोल, सूरज पोल, और एक 5वां है त्रिपोलिया, त्रिपोलिया, इसको अंधेरी द्वार भी कहा जाता है, अंधेरी द्वार, ये भी पूछ लेते हैं अंधेरी द्वार कहाँ है, तो अपन बता देंगे रणथंभौर के किले में, ठीक है। तो ये तो हो गए इसके दुर्ग। इसके बाद अपन और इसकी इमारतों की, सॉरी दुर्ग क्या, प्रवेश द्वार, सॉरी, है ना, इसके हो गए प्रवेश द्वार।
अब और अन्य इमारतों की बात करें तो सबसे पहले अपन बताएंगे कि जैसे इसमें एक 32 खंभों की छतरी है जैत सिंह की बनी हुई, ठीक है। उसके बाद एक हमीर का महल है, ठीक है। फिर हमीर की छतरी है, फिर एक अधूरी छतरी है। तो सबसे पहले 32 खंभों की छतरी किसकी है? जैत सिंह की, ठीक है। फिर हो गया एक हमीर का महल हो गया, फिर एक हमीर की छतरी हो गई, हमीर की छतरी। ये दोनों तो आसान है ना, हमीर देव उस समय का राजा है तो उसके से हो जाएंगे। फिर एक अधूरी छतरी हो गई, ठीक है। ये फेमस छतरियां हो गई, ठीक है। एक गोदाम भी बनी हुई है, भोरा बोरी, भोरा भोरी। ये भी गोदाम है ना, गोदाम बना हुआ है। गोदाम क्या होता है? जिसमें भी अनाज रखा जा सकता है या कुछ और भी सामग्री या वस्तुएं रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सुपारी महल हो गया, ये भी पूछ लेते हैं, सुपारी महल कहाँ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, सुपारी महल हो गया, ठीक है। एक फिर अ, अमीर क्या था? न्यायप्रिय शासक था, तो उसने एक दरबार भी लगा रखा था, तो अमीर की कचहरी भी कह सकते, एक बिल्डिंग थी वहां पे, अमीर की कचहरी। ये इंपॉर्टेंट है, अमीर की कचहरी, ठीक है। ये मुख्य मुख्य अपने इसकी इमारतें देख ली, कौन कौन सी, जैसे आमेर का महल हो गया, आमेर की कचहरी होगी, सिपाही महल हो गया, 32 खंभों की छतरी होगी जैत सिंह की, है ना, ठीक है। फिर एक जोरा भोरा या जोरा जोरी, हाँ, जोरा भोरी, जोरा भोरी गोदाम हो गया, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई फेमस फेमस इमारतें। फिर अपने यहाँ बात करें कि तालाब कौन कौन से हैं, तालाबों की चर्चा करें, मतलब कि वहाँ पे जल की क्या व्यवस्था थी। तो कई बार तालाबों के नाम पूछ लेते हैं, तो तालाब बता देंगे अपन यहाँ पे फेमस। तो दो फेमस तालाब है वहाँ के, जैसे एक तो रनीहाड़ का तालाब है, एक पदमला का तालाब है। तो पहला तो रनीहाड़ का तालाब, तालाब। दूसरा है पद्मला का तालाब। ये दो तालाब हो गए। उसके बाद अपना बात करें कि भाई यहाँ पे मंदिर क्या है, मंदिर कौन कौन से फेमस मंदिर हैं। तो जैसे एक तो त्रिनेत्र का गणेश मंदिर हो गया, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, गणेश मंदिर, ठीक है। दूसरी बात बताएं कि पीर सदरुद्दीन की दरगाह होगी, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, सदरुद्दीन की दरगाह। और एक लक्ष्मी नारायण का खंडित मंदिर भी है, लक्ष्मी नारायण का खंडित मंदिर, खंडित मंदिर, ठीक है। ये तो होगी इसकी प्रमुख इमारतों की बात। अब चर्चा करते हैं अपन, आगे देखते हैं किस पे किस किसने आक्रमण किया, ठीक है। आक्रमणकारी, है ना। अच्छा, पहले बता देता हूँ आक्रमणकारी, पहले आक्रमणकारी की चर्चा करते हैं। आक्रमणकारी, तो आक्रमणकारी तो सबसे पहले तो जलालुद्दीन आता है, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी 1298 में, ठीक है। ये बहुत दिन तक घेरा डाला हुआ रहता है, लेकिन ये इस पे अधिकार नहीं कर पाता है, ठीक है। तो फिर ये एक बात कहता है जलालुद्दीन, क्या कहता है कि मैं
मुसलमान के एक बाल के लिए ऐसे 100 किले न्यौछावर कर सकता हूं। ठीक है, मुसलमान के एक बाल के लिए ऐसे 9 किले, ऐसे 100 किले न्यौछावर कर सकता हूं, ऐसे 100 किले न्यौछावर कर सकता हूं और कर सकता हूं। ठीक है, क्योंकि लंबे समय से वो घेरा डाले हुए बैठे थे और वो इस पे अधिकार नहीं कर पाए थे, तो इसलिए मतलब वो नुकसान नहीं चाहते थे कि किसी भी एक मुसलमान का नुकसान हो, तो इसलिए उन्होंने ऐसी बात की। ठीक है, उसके बाद उसका भतीजा होता है अलाउद्दीन खिलजी, वो 1301 में इस पे आक्रमण करता है। ठीक है, 1301 में अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी इस पे आक्रमण कर देगा। उस समय यहाँ का शासक होता है अमीर। शासक कौन होता है? अमीर, ये यहाँ का शासक होता है। ठीक है, और अलाउद्दीन हो गया आक्रमणकारी, आक्रमणकारी। तो इन दोनों के बीच होता है युद्ध। युद्ध होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे युद्ध में क्या, हमीरदेव वीरगति को प्राप्त हो जाता है और उसकी पत्नी होती है रंगदेवी, वो क्या करती है? वो जौहर करती है। ठीक है, तो ये राजस्थान का पहला शाखा होता है। ठीक है, ये भी अपने को याद रहना चाहिए। उसकी पत्नी होती है रंगदेवी। ठीक है, तो ये जौहर कर लेती है ना, केसरिया बलिदान हो जाता है इनका, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं ये भी। ठीक है, तो सबसे मेन बात ये याद रखने की बात ये है कि राजस्थान का पहला शाखा कहाँ हुआ? राजस्थान का पहला शाखा कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? रणथंभौर में। तो कब हुआ? तो 1301 में। उस समय का शासक पूछे तो अपन बता देंगे हमीरदेव, और जौहर का नेतृत्व किसने किया तो अपन बता देंगे रंगदेवी ने किया था। ठीक है, और आक्रमणकारी कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया सब अभी तक शाही बात। इसके अलावा कुछ और भी शासक हुए हैं मध्यकाल में, ये तो उन्होंने इस पे अधिकार रहा है, जैसे अ, ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, और मुगल काल में शेरशाह। इन शासकों का भी इस पे अधिकार रहा है, अधिकार। ठीक है, पूछ लेते हैं, कई बार पूछ लेते हैं कि किस किस शासक का अधिकार रहा है। ठीक है, तो अपन बता देंगे कि ऐबक का, बलबन का, इल्तुतमिश का, शेरशाह का इत्यादि का इस पे अधिकार रहा। ठीक है, तो अपन ने इस पे क्या क्या चर्चा की, जैसे इसका वास्तविक नाम रणथंभौर का रंतपुर हो गया। ठीक है, 8वीं सदी में अजमेर के चौहान शासक जयंत ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, और ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अब्दुल फजल ने इसके लिए कहा है कि ये अन्य सब दुर्ग नंगे हैं और ये बख्तरबंद है। फिर इसके द्वारों की चर्चा की थी, तो जैसे सबसे पहला नौलखा था और अंतिम था इसका त्रिपोलिया द्वार था ना। और बाकी 32 खंभों की छतरी है, हमीर की कचहरी है, हमीर का महल है, सुपारी महल है, अधूरी छतरी है, ऐसे। ठीक है, ये कुछ इमारतें हो गई थी। उसके बाद तालाबों की चर्चा की, तो एक पदमला तालाब हो गया और रनीहाड़ का तालाब हो गया, ऐसे तालाब हो गए। उसके बाद मंदिरों की चर्चा की, तो अपन ने बताया कि यहाँ पे त्रिनेत्र का गणेश मंदिर है और लक्ष्मी नारायण का मंदिर है जो खंडित अवस्था में है। उसके अलावा पीर सदरुद्दीन की दरगाह है। ठीक है, ये अपन ने बता दी। और उसके बाद अपन ने आक्रमणकारियों की चर्चा कर ली, और सबसे मैंने बात बताई कि 1301 में राजस्थान का पहला शाखा रणथंभौर के किले में होगा। ठीक है, ये हो गया अपना रणथंभौर। इसके बाद अगला
दुर्ग है अपना गागरोन। गागरोन अभी तक अपन ने पढ़े थे गिरि दुर्ग। अब ये इसकी स्थिति, ये नया दुर्ग आ गया अपना जल दुर्ग या औद्योगिक दुर्ग भी कह सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये जल दुर्ग या फिर औद्योगिक दुर्ग, क्योंकि औद्योगिक जो भी दुर्ग, ठीक है। कहाँ है? तो ये झालावाड़ में है, झालावाड़ में, ठीक है। ये तो इसकी जनरल बात होगी कि भाई कहाँ पे है, झालावाड़ में है। बागरौन दुर्ग कहाँ है और ये किस टाइप का है, तो अपन बता देंगे कि ये जल दुर्ग है। और ठीक है, तो इसमें गिरिदुर्ग की स्थिति भी है, जल दुर्ग के साथ साथ ये गिरिदुर्ग की स्थिति भी पूरी करता है। पर ज्यादातर फेमस तो इसीलिए है कि ये जल दुर्ग है, क्योंकि यहाँ पे जैसे एक मिनट सॉरी, जल दुर्ग क्यों है कि ये काली सिंध और आहू नदी के संगम पे स्थित है, ठीक है। तो इसको जल दुर्ग भी कह सकते हैं। और इसमें जो काली सिंध का और आहू नदी का जो संगम है, स्थल है, उसको स्थानीय भाषा में सामेल भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके किले की निर्माणकर्ता की बात करें तो परमार शासक हुए हैं, डोड परमार शासक हुए हैं, तो उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो इस कारण इसको डोडगढ़ या दुल्हगढ़ भी कहते हैं, ठीक है। ये इसके मतलब दूसरे नाम हो जाएंगे गागरोन के दुर्ग के। उसके अलावा जब अपन चर्चा करें कि इसमें इमारतें में क्या क्या मिला, तो जैसे मिठे शाह की दरगाह है, सबसे मेन इमारत इसकी मिठे शाह की दरगाह है। उसके बाद अपन बात करें तो मिठे शाह का जैसे वास्तविक नाम था हमीरुद्दीन, अमीरुद्दीन चिश्ती, ठीक है। तो उनको मिठे शाह के नाम से भी जानते थे, तो मिठे शाह की दरगाह के हो जाता है। और एक खास